सर मैं आपसे जानना चाहूंगी छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? तो 2-3 बातें आवश्यक हैं। पहली बात तो ये है कि छात्रों और उनके सफलता के बीच यदि कोई खड़ा है, तो वो सिर्फ़ उनका मानसिक स्वास्थ्य है। आप कितने भी इंटेलिजेंस हो सकते हैं, आपको कैसे भी द्रोणाचार्य मिले हों, लेकिन यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, कि छात्रों में तनाव बहुत है। ऐसा पाया गया है कि करीब 20 से 25% बच्चे यूनिवर्सिटी में कभी न कभी डिप्रेशन या अवसाद के शिकार रहे। कि स्कूल कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट मतलब हमें और सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं बट मेंटल हेल्थ को लेकर या इस विषय पे कोई बात नहीं होती है, बचपन से ही पढ़ाया जाना चाहिए। तो मानसिक स्वास्थ्य का विषय स्कूल और कॉलेजेस में किसी भी और विषय की तरह होना चाहिए, ऐसा हमारा समझना है, जिसे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ एजुकेशन। ये बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व क्या है। जो लोग अशिक्षित हैं उनमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस तो बहुत कम है। सर मुझे लगता है कि जो शिक्षित हैं उनमें भी कम है, या तो वो मानना भी नहीं चाहते हैं कि मेंटल इलनेस जैसी कोई चीज है। आप सही बात कहते हैं। हमारे समाज में जो इसे सामाजिक कलंक समझा जाता है, तो हम कहेंगे जो भी मेंटली इल है उनका इलाज करना तो एक काम है ही, लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस घर के अनेक कमरे हैं जिसमें जन साधारण जो समस्या लेके आते हैं उनका इलाज होता है। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि मानसिक बीमारियों में रिकवरी किसी भी बीमारी में रिकवरी से कम नहीं होती। मुमकिन है, मतलब बहुत अच्छी तरह मुमकिन है। There is no evidence that people do not improve. The medications and other treatments work fantastically. छात्रों का जो होने वाला मानसिक तनाव है, क्या सिर्फ ये उनकी पढ़ाई पे असर डालता है? जी नहीं, पढ़ाई पे तो असर डालता ही, और पढ़ाई उनके मानसिक तनाव का कारण भी रहती है, मगर ये उनके पूरे व्यक्तित्व पर असर डालता है। सर ये जो ऐप है रिलीफ ऐप, ये क्या सिर्फ गंभीर बीमारियों के लिए बना हुआ है? जी नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि ये हर छात्र की समस्या या हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमें समस्या नहीं है या होने वाली नहीं। जिस तरह आप एक्सरसाइज करके अपने शरीर को चुस्त रखते हैं, उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, और वो क्या करना चाहिए ये बातें बताई गई। तो ये ऐप सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि कुछ लोगों को तनाव होता है, ये लोग छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए कि उनका मानसिक कल्याण कैसे होगा, ये उसकी तरफ ज्यादा सहायता करता है। सर आपने बताया कि जैसे 2000 बच्चों का टेस्ट हो चुका है, तो मैं ये जानना चाहूंगी इस टेस्ट के बाद क्या बदलाव आया है? बदलाव ये आया है कि टीचर्स जो कम्युनिटी है, अध्यापक गण है, उनमें अवेयरनेस बढ़ा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शांभवी, और आज हम बात करेंगे गंभीर मुद्दे पर जो कि है मेंटल हेल्थ इशू। इस पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं जो कि कनाडा के वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रह चुके हैं, मानसिक शक्ति फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं। हम स्वागत करेंगे साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर अमरीश श्रीवास्तव का। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर मेंटल हेल्थ हमारी इंडियन सोसाइटी में, भारत में हमारे यहाँ पे इस चीज़ को लेकर बहुत कम बातचीत की जाती है, इस मुद्दे को लेकर। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए, ये बहुत जेन्युइन प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, और हम इसी बात की चर्चा करना चाहते हैं कि छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य का मूल्य क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो 2-3 बातें आवश्यक हैं। पहली बात तो ये है कि छात्रों और उनके सफलता के बीच यदि कोई खड़ा है, तो वो सिर्फ उनका मानसिक स्वास्थ्य। आप कितनी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में हो सकते हैं, आप कितने भी इंटेलिजेंस हो सकते हैं, आपको कैसे भी द्रोणाचार्य मिले हों, लेकिन यदि आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, ठीक से मेरा मतलब है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते, आप उस तरह से याद नहीं कर पाते जैसे करना चाहिए, या अपने समय का मैनेजमेंट उस तरह नहीं आता है जैसा होना चाहिए, या आपको किसी चीज़ की घबराहट लगती है, डर लगता है, चिंता लगती है, तो आप अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकेंगे, क्योंकि एकेडमिक परफॉर्मेंस
इन्हीं सब से निकलता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे देश में और पूरे विश्व में रिसर्च या शोध से ये पाया गया है, और जैसा कि जनमानस में ये चर्चा है, कि छात्रों में तनाव बहुत है। अब इस तनाव का मतलब क्या है? वे कहते हैं स्ट्रेस बहुत है। अगर आप भारतवर्ष की रिसर्च देखेंगे तो लगभग 30 से 60% बच्चों को किसी न किसी तरह का तनाव है। उसी तरह आप बाहर दूसरे देशों का देखेंगे तो भी करीब करीब यही संख्या है। ऐसा पाया गया है कि करीब 20 से 25% बच्चे यूनिवर्सिटी में कभी न कभी डिप्रेशन या अवसाद के शिकार रहे। तीसरी बात महत्वपूर्ण यह है कि लगभग 10 से 12% स्टूडेंट्स, उनमें आत्महत्या के विचार पाए जाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वे आत्महत्या करते हैं, नहीं, मगर उसके विचार से वो तकलीफ में रहते हैं। ये तीन। और चौथी बात यह है, भारत सरकार ने जो सर्वे किया उसके अनुसार भी ये पाया है कि लगभग 8 से 10% बच्चों में मानसिक बीमारियां भी। तो ये 3-4 मूल कारण हैं जिसके बारे में हम सभी लोग चिंतित रहते हैं। पहला प्रश्न ये है कि वे इस हालत में क्यों आते हैं। दूसरा प्रश्न ये है कि हम ये कैसे पहचानें कि किस छात्र को समस्या है, किसे होने वाली है और किसे नहीं होने वाली। क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे, ये नहीं पहचानेंगे, हम उन तक उचित इलाज नहीं ले जा सकते। हम अगर ये न जाने कि किसे काउंसलिंग की ज़रूरत है, अगर हम ये न जाने किसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना है, और अगर हम ये न जाने किस छात्र को अपनी जीवन शैली की सुधार लाने की आवश्यकता है, तो हम उन तक ये सुविधाएं नहीं पहुंचा सकते, चाहे हमारे पास कितनी भी सुविधाएं। दूसरा, लगभग 80% छात्र जिनको ये समस्याएं नहीं हैं, उनके लिए भी मानसिक स्वास्थ्य बहुत आवश्यक है, क्योंकि उनका विकास, उनके व्यक्तित्व का विकास, उनका चरित्र की घटना, इन सारी बातों में मानसिक स्वास्थ्य की एक परिकल्पना है जो उसमें काम आता है। जैसे मान लीजिए, अगर उनके व्यक्तित्व में ऐसी झलक हो जो वे हर बात पे एंग्शियस होते हों, या उनमें ऐसी टेंडेंसी हो कि वो जीवन में जितनी कठिनाइयां हैं उससे उतनी अच्छी तरह मुकाबला नहीं कर पाते जितना करना चाहिए, और छोटी छोटी बातों पर वे तकलीफ में आते हैं, तो वे भी, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें काउंसलिंग की ज़रूरत है या किसी डॉक्टर की ज़रूरत है। उन्हें अपने व्यक्तित्व पर, उनकी जीवन शैली पर काम करने की आवश्यकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य का विषय स्कूल और कॉलेजेस में किसी भी और विषय की तरह होना चाहिए, ऐसा हमारा समझना है, जिसे हम कहते हैं मेंटल हेल्थ एजुकेशन। ये बचपन से पढ़ाया जाना चाहिए कि हमारा व्यक्तित्व क्या है, हमारी सोच का मतलब क्या है, हमारी भावना क्या है, कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, उन्हें कैसे पहचानते हैं, और पहचानने के बाद उनका क्या करना चाहिए, उसके बारे में सही इलाज क्या है। तो ये सारी बातें हैं जो छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं। पहला, कि उन्हें सफलता कैसे मिले। दूसरा, वो एक ऐसे पुरुष में कैसे विकसित होंगे, ऐसे व्यक्ति कैसे बनेंगे जो हर समाज में हर कठिनाइयों के लिए उपयुक्त हों। यानी कि एक संपूर्ण विकास जिन छात्रों का होना चाहिए, उसमें जो पहली बाधा है वो मानसिक स्वास्थ्य का विकास है। ये सब हमारी सोच है, और जो रिसर्च से हमें मालूम पड़ा है, हम चाहते हैं कि हर यूनिवर्सिटी, हर विद्यालय में इसके विषय में कोर्सेज शुरू किए जाएं, छात्रों को ये बताया जाए और उन्हें ये मालूम हो कि हम इस विषय का उत्तर, हमें कि इन कठिनाइयों का उत्तर हमें कहाँ मिलेगा, और बाकायदा इसमें एक ऑर्गेनाइज्ड इफ़र्ट्स होना चाहिए जिससे यूनिवर्सिटीज़ में बातें सुधर सकें। सर, बहुत अच्छी आपने बात कही कि स्कूल, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये सब्जेक्ट, मतलब हमें और सब्जेक्ट तो पढ़ाए जाते हैं, बट मेंटल हेल्थ को लेकर या इस विषय पे कोई बात नहीं होती है, बचपन से ही पढ़ाया जाना चाहिए। सर, मैं आगे बढ़ूँगी
कि मैं जानना चाहूंगी भारत में छात्रों में सबसे ज्यादा कौन सा मानसिक रोग पाया जाता है या जूझ रहे हैं वो किस देखिए, मानसिक रोग से? प्रश्न मानसिक रोग का नहीं है। मानसिक रोग तो एक छोटी सी बात है। बहुत से लोग परेशान हैं, उसमें से 5-6% लोगों को मानसिक रोग जिसे हम कहते हैं हम्म मेंटल डिजीजेज, मेंटल डिसऑर्डर, वो तो है ही परेशान करने वाली बात। मुद्दा उन लोगों के बारे में है जो डिस्ट्रेस में आते हैं, हम्म जिन्हें साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है या जिन्हें तनाव की समस्या है। अब देखिए, मानसिक तनाव यानी स्ट्रेस जो है वो बीमारी की शुरुआत है, हम्म समस्याओं की शुरुआत है। ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसमें शुरुआत तनाव से ना हो। हम्म चाहे वो नींद खराब होती है या भोजन की इच्छा नहीं होती या कोई भी स्ट्रेस के लिए का सिम्टम हो। हम्म तो जो 20 से 25% बच्चे तनाव में रहते हैं, चाहे वो एकेडमिक प्रेशर में हो या कॉम्पिटिटिवनेस में हो या फैमिली प्रॉब्लम से हो या कॉलेज की प्रॉब्लम से हो या करिकुलम के प्रेशर से हो या स्टिग्मा या डिस्क्रिमिनेशन, ह्यूमिलिएशन, अब्यूज या बुलिंग, बहुत हम्म सी हम्म बातें हैं जो कैंपस में होती रहती हम्म हैं। मगर जो लोग इन कठिनाइयों से जूझ लेते हैं हम्म वे अलग हैं, हम्म और जो नहीं जूझ पाते वे मानसिक रूप से समस्याएं उनमें उत्पन्न होती है। अब इन सभी लोगों में कुछ लोगों में मानसिक रोग भी होता है। हम्म अब प्रश्न आता है वे कौन से लोग हैं, हु आर दो पीपल हु विल डेवलप ए मेंटल डिसऑर्डर। हम्म तो देखिए, मेंटल डिसऑर्डर होने के लिए किसी एक कारण की वजह से ये नहीं होता। ये इट इज़ ए मल्टीफैक्टोरियल प्रॉब्लम। तो इसमें कुछ लोगों में बायोलॉजिकल वल्नरेबिलिटी होनी चाहिए, मतलब उनके या तो फैमिली में वो बीमारी हो चुकी होती है या हम्म कहीं पीछे किसी खानदान में रही होगी, और वे बायोलॉजिकल यानी जैविक रूप से हम्म उन्हें रिस्क रहता है, इस बात का धोखा रहता है कि जब भी हम्म कोई तनाव की परिस्थिति आए तो वे बीमारी डेवलप कर सकते हैं। दूसरा है कि उनकी साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स जो हैं, जो मैंने कहा कठिनाइयों से लड़ने की क्षमता हम्म कम होती है, या किसी किसी के घर में बहुत सारी सोशल या साइकोलॉजिकल समस्याएं आती हैं, या बचपन में जब कोई बच्चा बढ़ रहा होता है तो उसे अनेक अजीब तरह से डरावने एक्सपीरियंसेस हम्म होते हैं। सेक्सुअल अब्यूज़ होता है, अब्यूज़ होता है, घर में डोमेस्टिक वायलेंस वो देखते हैं, घर में अल्कोहलिज्म देखते हैं। इन्हें हम कहते हैं चाइल्डहुड एडवर्स कंडीशंस। ऐसे लोग जब आगे चलकर उन्हें और इसमें ऑफ कोर्स ड्रग्स और अल्कोहल जो लोग लेते हैं हम्म वे बड़े काफ़ी रिस्क में होते हैं। ऐसे लोग जब आगे चलकर किसी तनाव का सामना करते हैं तो हम्म उनमें मानसिक बीमारियां शुरू हो सकती हैं। अब ये कौन कौन सी बीमारियां हैं? हम्म कुछ लोग तो जन्म से कुछ बीमारियां उनके ब्रेन का, मतलब मस्तिष्क का विकास ना होने की वजह से, या हम्म मस्तिष्क में केमिकल सब्सटेंसेस या कुछ और कई चीज़ें होती हैं जिसकी एबनॉर्मलिटी से, जैसे डिसलेक्सिया है या हम आप कहते हैं ऑटिज्म है या आईक्यू का कम होना है, हम्म उसमें भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स होती है। तो एक ग्रुप है जिसे हम कहते हैं न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, हम्म जिसमें ब्रेन की परिपक्वता जितनी चाहिए उतनी नहीं हुई है। हम्म उसके बाद दूसरी तरह की बीमारियां हैं जो जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो उनके कॉग्निटिव एबिलिटीज, मतलब पढ़ने लिखने की जो अब हम क्षमता भगवान ने हमें दी है, हम्म उसका विकास नहीं होता है। द डिलेड मैच्योरेशन, डिलेड डेवलपमेंट जिससे हम कहते हैं। तो उन सभी में आगे चल के एंजाइटी, डिप्रेशन, एडीएचडी, ऑटिज्म और समटाइम्स स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर जिसे हम अंग्रेजी में, ये सब नाम है। हम्म नाम में तो कुछ ज़्यादा नहीं रखा है। आप प्रश्न ये है कि कुछ 5-6% बच्चे ये साइकेट्रिक डिजीज, हम्म तो इनका इलाज देर से होता है। जब इलाज देर से होता है तो उनके व्यक्तित्व में ऐसे परिवर्तन होते हैं जो लंबे समय के लिए हो जाते हैं, या उनके ब्रेन में ऐसी एबनॉर्मलिटीज़ होती हैं जो लंबे समय तक के लिए हो जाती हैं। फिर हम कितना भी ट्रीटमेंट करें, हमें रिजल्ट्स उस तरह से नहीं मिलते जैसे मिलने चाहिए। यानी अर्ली आइडेंटिफिकेशन, जल्दी से जल्दी पहचान, और अर्ली इंटरवेंशन, जल्दी से जल्दी इलाज, हम्म ये दो सूत्र हैं जिन
पे पूरा मामला जीवन का टिका हुआ है हम्म, कि अगर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है तो भी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो भी, उनको जल्दी से कैसे पहचाना जाए। हम्म, तो हम सभी और मेंटल हेल्थ के एक्सपर्ट जो सभी हैं, वे सभी इस प्रश्न से जूझ रहे हैं हम्म, कि जल्दी कैसे पहचान की जाए कि अगर कोई बीमारी है या डिस्ट्रेस है या स्ट्रेस है, कोई भी कंडीशन है। और ये एक समस्या है जो जिसको हम जोड़ सकते हैं कि लोगों में अवेयरनेस इतनी नहीं है। हम्म, अब अवेयरनेस लोगों में कैसे आएगी? हम हमारे पास तो कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं जो हम घर घर जाके बताएं कि क्या होता है। फॉर्चुनेटली अब आज हमारे पास मीडिया है। हम्म, पहले सिर्फ अखबार होते थे, आज प्रिंट मीडिया के बाद ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है जिसकी बहुत सारे लोगों के पास ये जन जन तक पहुंचती है। तो उस पर जब वार्ता होती है तो थोड़ी बहुत ये सूचना उन्हें मिलती है, थोड़ी बहुत उसके बारे में ज्ञान मिलता है, जिससे हम ये उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे अवेयरनेस बढ़ेगी। और शिक्षा का प्रभाव विशेष कर है इसमें। हम्म, जो लोग अशिक्षित हैं हम्म। उनमें मेंटल हेल्थ अवेयरनेस तो बहुत कम है। सर मुझे लगता है कि जो शिक्षित हैं उनमें भी कम है, या तो वो मानना भी नहीं चाहते हाँ, हैं नहीं कि नहीं, वो मेंटल इलनेस जैसी कोई चीज है। आप सही बात कहते हैं। हमारे समाज में जो इसे सामाजिक कलंक समझा जाता है, हम्म, लोग समझते हैं ये पागलपन की बीमारी। हम्म, तो हम ये कहते हैं कि जितने मानसिक स्वास्थ्य के एक्सपर्ट हैं उनके घरों में कई कमरे हैं। सिर्फ एक कमरे में वो बीमार व्यक्तियों को रखते हैं हम्म, और दूसरे कमरे में उनके प्रियजनों से मिलते हैं। हम्म, बाकी के सभी कमरे साधारण जन साधारण के लिए हैं, जिनमें उनके जीवन की कठिनाइयों की चर्चा होती है। हम्म, चाहे वो शादी की कठिनाई हो, पढ़ने लिखने की हो, ट्रांसफ़र की हो, रिटायरमेंट की हो, या समझिए जब मेनोपॉज की हो, हम्म, कैरियर की हो, सारी समस्याओं में साइकोलॉजी जुड़ा हुआ है। हम्म। और जब इंसान की ये समस्याएं बढ़ जाती हैं तो वो डिस्ट्रेस में आता है, उसे तकलीफ होती है और उस समय मनोवैज्ञानिक चर्चा की अत्यंत आवश्यकता होती है। हम्म, सो ये जो समाज में एक धारणा है कि साइकेट्रिस्ट मतलब पागलों के डॉक्टर, हम्म, ये गलत है। क्योंकि जो लोग कोट अनकोट पागल हुए हैं, हम्म, जिनकी आप ये संज्ञा दे रहे हैं, हम्म, जबकि ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, हम्म, तो हम कहेंगे जो भी मेंटली इल है उनका इलाज करना तो एक काम है ही। हम्म। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस घर के अनेक कमरे हैं जिसमें जन साधारण जो समस्या लेके आते हैं उनका इलाज होता है। ये क्या सर वही लोग हैं जिनके परिजन, या हम देखते हैं रोड पे जो मानसिक विक्षिप्त लोग हैं जो घूमते रहते हैं, क्या ये वही परिजन हो सकते हैं जिनको मतलब अशिक्षित होंगे या इनको अवेयरनेस कम होगी? देखिए ये भी एक प्रश्न, मतलब रोड पे जो लोग घूमते हैं हाँ, तो मतलब, जिनको हम पागल करार दे हाँ, देते तो समाज हमारा। होमलेस पीपल, हाँ, उसमें मानसिक रोग की संख्या बहुत अधिक है। हुँ, होमलेस एक इतना बड़ा ट्रॉमा है हुँ, जिसमें इंसान, अब जाड़े का मौसम है, गर्मी का मौसम, पहली बात तो ये इट इज एन इंसल्ट टू द डिग्निटी ऑफ पर्सन हुँ, दैट ही इज होमलेस। हुँ, उसके पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो रह सके। हुँ, सभी का जीवन समान रूप से होना चाहिए, बिकॉज एवरीबडीज लाइफ इज इम्पोर्टेंट एग्ज़ैक्टली, एंड इक्वल। एग्ज़ैक्टली। तो इस ट्रॉमा में, इससे जो मानसिक दबाव पड़ता है, वो एक कारण है कि उन्हें मानसिक तनाव और मानसिक बीमारियों की तरफ ले जाता हुँ, है। दूसरी बात यह है, ये वो पॉपुलेशन है जिसमें ड्रग एडिक्शन, चरस, गांजा, भांग, अल्कोहल की संख्या बहुत ज़्यादा है, हुँ, जो कंट्रीब्यूट करती है जिससे उसमें मानसिक बीमारियों की संभावना अधिक हो जाती है। हुँ, बस प्रश्न ये है कि उसी तरह दूसरा ग्रुप है कि जो लोग मानसिक रूप से बीमार हैं, हुँ, समाज उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। ये घर से निकल जाते हैं, जैसे डिमेंशिया है किसी को, मतलब भूलने की बीमारी है, कोई 60-70 वर्ष का आदमी है और वो घर से निकल गया तो खो जाता है। हुँ, आपने सुना होगा कि अपने यहाँ अक्सर लोग खो जाते हैं। हुँ, या ऐसे भी मानसिक रोगी हैं जो आपके घर से निकल गए, उन्हें मालूम नहीं कहाँ जा रहे हैं। और अभी मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली में कहीं गया हुआ था अपने मित्र के पास। जी, जी। तो वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई, उसे कहा कि मेरी बहन मिल गई। अच्छा, तो मुझे उत्सुकता हुई, तो मैंने पूछा मिल गई का क्या मतलब। हुँ,
तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि इसकी बड़ी बहन जो बीमार हो गई थी, हम्म। वो 3 साल पहले गायब हो गई थी। अच्छा। जब धीरे 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 लोगों ने प्रयास किया, तो यहाँ से करीब 300 किलोमीटर दूर उसे पता लगा हम्म। और वो उसे लेने जा रहे थे। हम्म। उसी तरह मैं आपको बताऊं कि हमारे विषय के एक डॉक्टर हैं, मुंबई में हैं। वो होमलेस लोगों को जिनमें मानसिक बीमारी होती है, वो उन्हें लेके आते हैं अपने हॉस्पिटल में, उनका इलाज करते हैं हम्म। और बहुत से लोगों का पता मिल जाता है तो उन्हें वहाँ वो छोड़ने जाते हैं। अच्छा। ऐसे लगभग 10,000 रोगियों को वो इलाज करके घर पे पहुंचा चुके हैं। वेरी मेरा नाइस। कहने का मतलब ये है कि इस विषय में जो लोग ये समझते हैं कि पागल हो गए, ये हम्म। गलत है। पूरी तरह से इलाज होकर वो ठीक हो जाते हैं। आप देखिए, हजारों बेड्स हैं हमारे यहाँ मेंटल हॉस्पिटल में, हम्म। तो उसमें क्या होता है, लोग एडमिट होते हैं, इलाज होता है, घर जाते हैं। अब कुछ लोग जो काम नहीं कर पाते, हम्म। या उस जमाने में जब इलाज नहीं था हम्म। तब ये समस्या अधिक थी। 1955 के पहले ये समस्या अधिक थी, मगर आज के ज़माने में दर्जनों दवाइयाँ हैं, सैकड़ों दवाइयाँ हैं जो रिसर्च के बाद बनाई गई हैं और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो हम विषय पे रहेंगे। जी जी, हाँ, विषय पे वापस आएंगे। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि मानसिक बीमारियों में रिकवरी किसी भी बीमारी में रिकवरी से कम नहीं होती, मुमकिन है मतलब। बहुत अच्छी तरह मुमकिन है। हम्म। देयर इज नो एविडेंस दैट पीपल डू नॉट इम्प्रूव। हम्म। The medications and other treatments work fantastic. हम्म। Yes. तो सर, हम बात कर रहे थे छात्रों की, उनके मानसिक तनाव की। तो छात्रों का जो होने वाला मानसिक तनाव है, क्या सिर्फ ये उनकी पढ़ाई पे असर डालता है? जी नहीं, पढ़ाई पे तो असर डालता ही है, हम्म। और पढ़ाई उनके मानसिक तनाव का कारण भी रहती है, हम्म। मगर ये उनके पूरे व्यक्तित्व पर असर डालता है। हम्म। मान लीजिए कोई शख्स पढ़ाई की वजह से तनाव में है, हम्म। तो उसकी परफॉर्मेंस घटती जाती है, अच्छा। वो ध्यान नहीं दे पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता। और यही वो लोग हैं जो डिप्रेशन में आते हैं या बाद में जाके आत्महत्या का विचार इनमें आता है, और ये एक दिन उन कंडीशंस के सामने जी नहीं पाते। तो इनकी जो मेंटल वेलबींग है, टोटल काम करने की क्षमता, हम्म। हंसने मुस्कुराने की आदत, लोगों से कनेक्ट होने की आदत, ये सब बिगड़ती जाती है। तो ये कभी होपलेस होते हैं, कभी लोनली हो जाते हैं, घर से संबंध इनका बिगड़ने लगता है, दोस्तों से बातचीत नहीं करते हैं। ये सब तनाव के सिम्टम है। खाना पीना कम हो जाता है, नींद नहीं आती, घबराहट लगती है। तो ये जो सिम्टम डेवलप होते हैं, ये धीरे धीरे जब इलाज नहीं मिलता तो बढ़ते जाते हैं, और एक स्टेज आती है कि ये बच्चे ना तो पास कर पाते हैं, ना अच्छी तरह रह पाते हैं, और बहुत से लोग तो स्कूल छोड़ भी देते हैं, हम्म। कॉलेज से बाहर हो जाते हैं। अब ऐसी ऐसी जब मानसिकता में या ऐसी मेंटल स्टेट में जब कोई भी टीचर या माता पिता और प्रेशर डालते हैं कि भाई तुम्हें परफॉर्म करना है, अगर तुम पास नहीं हुए, ये नहीं, 99%, हाँ, वगैरह 90%, वगैरह जो हाँ। आप रिफर कर रही हैं, हम्म। वो समाज की वो टेंडेंसी बहुत गलत है, हम्म। और लोगों को उससे बाहर आना चाहिए। छात्रों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, जो वो चाहें उसकी शिक्षा उन्हें दी जानी चाहिए, हम्म। जो अभी तक हमारे समाज में इसका चलन बहुत कम है। अधिकतर लोग जो उनके माता पिता चाहते हैं उसी तरफ मुड़ जाते हैं, फिर उनका इंटरेस्ट हो या ना हो, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी निगेटिव हैं, एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस उसके हैं, देखे गए। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो मानसिक रूप से जिसका विकास नहीं हो पा रहा है, या जो उस मानसिक बीमारी से जूझ रहा है, उसके साथ साथ उसके पेरेंट्स को भी उतना ही अवेयरनेस की जरूरत है, दोनों को ही। बहुत ज़्यादा, मतलब पेरेंट्स आर पार्ट ऑफ देयर लाइफ, चिल्ड्रन आर एक्सटेंशन ऑफ पेरेंट्स। तो ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व ना हो। हम्म। उन्हें स्कूल ले जाना, वो आने के बाद उनकी परफॉर्मेंस चेक करना, उन्हें प्यार मोहब्बत से रखना, कॉन्फिडेंस देना, उनके लिए एक रोल मॉडल रहना, ये सारी बातें
तो परिवार से आती है। हम्म। अब आज के ज़माने में पेरेंट्स को समय की कमी हो गई, तो समय की कमी होने से सबसे ज़्यादा फ़र्क किस पे पड़ता है? वो अपने नौकरी पे तो जाते हैं, उन्हें घर पे आके सोना है या और एक्टिविटीज़ करनी। जो सबसे अधिक घातक कॉन्सिक्वेंस होता है, बच्चों वो पे बच्चे हुआ, पे होता है। टाइम नहीं मिलता उनको पेरेंट्स टाइम का। नहीं मिलता और उनको वो चीज़ सीखने को नहीं मिलती, जो सिर्फ़ माता-पिता सिखा सकते हैं। यानी संस्कारों में जो कमी आती है, हम्म। जो सांस्कारिक बातें हैं, जो डिसिप्लिन की बातें हैं, जो किस्से कहानियों से जो मधुरता आती है, जो संबंध बनाने की जो कला है, हम्म। वो सीख नहीं पाते। और ये एक कारण है कि जब वे बड़े होते हैं तो उनका व्यक्तित्व उतना सशक्त नहीं रहता जितना होना चाहिए। जी सर। सर, छात्रों की बात करेंगे। आपने सर छात्रों के मानसिक तनाव को दूर करने के लिए ऐप बनाया, रिलीफ ऐप। जी। ये सर छात्रों की कैसे मदद करेगा? देखिए, ये आपका विषय बहुत अच्छा है। छात्रों के लिए हम लोग कई साल से बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। जब ये प्रश्न, गूढ़ प्रश्न सामने आया कि उससे परेशान है, कौन-सा होने वाला है, अच्छा। और कितने लोग हाई रिस्क हैं, कितने लो रिस्क हैं, किसे अधिक मदद की आवश्यकता है। अगर कॉलेज कोई ऐसा प्रबंधन करे कि हम अपने कॉलेज में बच्चों की मदद करना चाहते हैं, तो वो क्या करे, उसे कैसे मालूम हो, ये एक सवाल था। अब हम जानते हैं कि साइकोलॉजिकल टेस्ट हैं जिससे ये पता लगाया जा सकता है, बहुत क्रेडिबल हैं, बहुत इफेक्टिव हैं। सवाल ये था कि आप कौन सा टेस्ट यूज करेंगे और उसे लोगों तक कैसे ले जाएंगे। इसके उत्तर के लिए हमने ये निश्चित किया कि हमारे छात्रों को एक डायमेंशन से नहीं देखना है, हमें उन्हें चारों तरफ से देखने की आवश्यकता है। मतलब we felt that we need a multi-dimensional assessment, यानी कि हम सिर्फ उनकी समस्या की तरफ ध्यान न दें, बल्कि उनकी शक्ति क्या है हम उसकी तरफ भी ध्यान दें। कुल मिलाकर हम लोगों ने 6 साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए और उसका रिसर्च के द्वारा जो भी उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी वैलिडिटी हमें टेस्ट करनी थी, वो कई चरणों में की गई। उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई इस ऐप के द्वारा, ऐप जो डिसीजन लेता है कि आपको समस्या है या नहीं, और कोई साइकियाट्रिस्ट उसे देखे, उसी शख्स को, और वो क्या डिसीजन लेगा, दोनों में कितना अंतर। तो इन हर पैमाने पे जब ये ऐप खरा पाया गया, तब हमने उसे पब्लिक के लिए, यूनिवर्सिटीज के लिए देना शुरू किया। अब सवाल ये है कि इसे हमने डिजिटलाइज किया, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंटरनेट की ऐसी है कि हम उसे लोगों तक ले जा सकते हैं। ये एक खास बात है, ये महंगा नहीं है और आप किसी को कोई बैरियर नहीं। इससे भी अधिक बहुमूल्य एक बात यह है कि ये छात्रों को एक सशक्त करती है। वे खुद जांच कर सकते हैं और जांच के बाद उसका जो परिणाम है उसमें यह आता है कि आपको क्या करना है। मान लीजिए उसमें आया कि आपको साइकियाट्रिस्ट से मिलने की आवश्यकता है, तो उसमें इस बात की भी व्यवस्था है कि आपको ये कहाँ मिलेगा। अच्छा। आपको भारत सरकार की सुविधा है ई संजीवनी, आप उसमें जाके फ्री कंसल्टेशन कर सकते हैं। जो हमारी सोसाइटी है जहां आप ये पता कर सकते हैं किस शहर में कौन डॉक्टर है, उससे संबंध स्थापित कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली डॉक्टर से पूछ सकते हैं। कुछ ना बने तो आप हमें ईमेल लिख सकते हैं। इसमें फ्री सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, इसमें पेड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं। तो एग्जिस्टिंग सर्विसेज को हमने ऐप में उसके कॉन्सिक्वेंस, जो रिजल्ट्स हैं, उससे जोड़ा है। अब इसमें एक किसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इंटरवेंशन नहीं है। अच्छा। जी, हमने जो ह्यूमन कंटेंट है, जो ह्यूमन रिचनेस है, जो एक साइकियाट्रिस्ट की वैल्यू है, उसे मेंटेन करना। मतलब ये हाइब्रिड मॉडल, कुछ काम असेसमेंट का काम इंटरनेट के द्वारा, मतलब जिसमें मशीन लर्निंग के द्वारा साइकोलॉजिकल टेस्ट से होता है, मगर ट्रीटमेंट का जो काम है वो वास्तविक रूप से काउंसलर्स और साइकियाट्रिस्ट के जिम्मे है। तो इसमें ये बताया गया है कि आपको ये सुविधा कैसे मिलेगी।
तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छा प्रयोग है और रिसर्च के द्वारा क्रेडिबल है, कॉन्फिडेंशियल है, किसी को कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो स्टिग्मा का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो ये सब उसकी खूबियां हैं, अच्छाइयां हैं और हम लोग अभी तो यूनिवर्सिटीज को फ्री दे रहे हैं कि आप इसको उपयोग में लाइए और अभी थोड़े दिनों में ये गूगल में और इंटरनेट पे गूगल प्ले में अवेलेबल होगा, लोग डाउनलोड कर सकते हैं और इसे ट्राई कर सकते हैं जी। तो ये हमारा प्रयास रहा है कि हम इस तरह से छात्रों की कठिनाइयों का एक छोटा सा अंश हम उसमें कुछ सुधार ला सकें। हमें उम्मीद है कि लोग इसके बारे में पॉजिटिवली सोचेंगे, इसे उपयोग में लाएंगे और ये भी सोचेंगे कि इसकी अच्छाइयाँ क्या हैं और कमियाँ क्या हैं, बुराइयाँ क्या हैं। जो हमें मालूम होगा तो फिर हम इसे और अच्छी तरह बनाएंगे, नेक्स्ट वर्जन बनाएंगे। अभी भी ये करते करते ये लगभग चौथा वर्जन है जो हम दे रहे हैं। पहले एक्सपेरिमेंटल था, फिर टेस्ट के बाद रिवाइज किया गया, फिर दूसरे टेस्ट के बाद रिवाइज किया। सो दिस इज फोर्थ वर्जन किया। मगर हम अभी भी जानना चाहते हैं कि लोग कैसा फील करते हैं या हमारे कोलीग्स कैसा फील करते हैं, जो टेस्ट बने हैं उनके बारे में लोगों का क्या कहना है, क्योंकि साइंस में नथिंग इज एब्सोल्यूट और परफेक्ट। हम नियर परफेक्ट तो जाते हैं। अब जैसे कि हमने बताया कि जो साइकेट्रिस्ट ने देखा और डिसीजन लिया और ऐप में देखा गया और डिसीजन, उसमें कितनी समानता है। तो हमारे इस ऐप में कंकॉर्डेंस रेट करीब 89 to 91% है, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत अच्छा है। और इसमें जो गलत निर्णय लेने की संभावना बहुत कम है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा हम उपकरण कहें या सॉफ्टवेयर कहें जो लोगों के लिए उपयोगी है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इंटरवेंशन के लिए भेज सकते हैं। तो यही दो हमारी समस्या है कि किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि मुझे तनाव है, मगर अगर उसे तनाव है तो उसे इलाज मिलना चाहिए। ये देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया जिसमें कहा गया है कि मेंटल हेल्थ इज ए फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। तो ये मतलब जुडिशियल इंटरवेंशन भी हो रहा है। समाज के हर तरफ के लोग ये सोच रहे हैं कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में क्या किया जा सकता है। इसी तरह एक छोटा सा प्रयास हमारा भी है और हमें उम्मीद है कि इससे काफ़ी परिवर्तन आएगा। इसके जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि छात्रों का सशक्तिकरण करना चाहिए। दूसरा है कि हमें सिर्फ बीमारियों की तलाश नहीं करनी, बल्कि बीमारियों की संभावनाओं की खोज करनी। किस शख्स में इसकी संभावना अधिक है उसके बारे में सोचना। तीसरा सिद्धांत ये है कि हम सिर्फ कमियों की जांच न करें, हम उनकी शक्तियों की भी जांच करें। इट्स ए मल्टी डायमेंशनल अफेयर। सो वी वांट टू फाइंड आउट फ्रॉम मेनी कॉलम्स कि उसकी लेवल ऑफ फंक्शनिंग क्या है, कितना काम कर सकता है, उसकी कोपिंग एबिलिटी क्या है, मतलब जो समस्याओं से जूझने की क्षमता क्या है। फिर हम ये देखते हैं कि उसे मानसिक स्वास्थ्य के सिम्टम हैं या लक्षण हैं या नहीं है। और एक ग्रुप है जिसमें हम देखते हैं कि अगर तनाव है तो कितना है और तनाव का सोर्स क्या है। अब जैसे हम तनाव की बातें करें तो हम कहेंगे स्ट्रेस इज अ साइलेंट किलर। ये एक तरह से मौत की तरफ ले जा सकता है इंसान। मगर क्या हर तनाव ऐसा है? सवाल इस बात है, विच इज द स्ट्रेस विच इज साइलेंट किलर, विच इज द स्ट्रेस विच इज बैड स्ट्रेस, विच इज बैड विच इज गुड। ये इसका उत्तर डॉक्टरों के पास है। ये तनाव समझिए कि हम इसे 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। पहला कि अगर ये बहुत कम है, मतलब माइल्ड स्ट्रेस जिसे कहते हैं, तो उसमें वो तो आदमियों को डीमोटिवेट करते, वो प्रोत्साहित नहीं करते। मगर अगर मॉडरेट लेवल का स्ट्रेस है तो परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। मगर वही स्ट्रेस जब बहुत अधिक हो जाता है तो उसे हम कहेंगे कि ये सीवियर स्ट्रेस है, मतलब ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खराब है। उसी के साथ साथ मान लीजिए किसी को सिर्फ तनाव है और किसी को तनाव और मानसिक बीमारी के लक्षण भी हैं। मान लीजिए उसे उदासी के लक्षण है या अवसाद के लक्षण है और तनाव भी है,
तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही सीरियस है। या उसे ड्रग्स की भी आदत है, अल्कोहल की भी आदत है, या उसके घर की पारिवारिक समस्या भी अधिक है, या उसे सोशल प्रॉब्लम भी बहुत है। अगर ऐसा तनाव है जिसमें ये सारे फैक्टर्स भी हैं, तो ये बैड। बाकी बहुत से टेस्ट जो हैं वो एक डायमेंशन देख के आपको बताएंगे कि आपको डिप्रेशन है या नहीं है, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है या नहीं है। तो वो सिर्फ यूनिडायमेंशनल है, आपको एक कोई बात मालूम पड़ेगी। अगर उसमें आया कि डिप्रेशन नहीं है, तो वो उसमें ये नहीं मालूम पड़ेगा कि फिर क्या और क्या है। इस बारे में मैं ये कहूँगा कि इसमें जो टेस्ट हैं वो बड़े अच्छे हैं और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं। तो मतलब ये टेस्ट जो है आपको मानसिक आपकी बीमारी तो चेक करेंगे ही, मेजर करेंगे ही, साथ में आपकी कोपिंग एबिलिटी को भी चेक करेंगे, बताएंगे। सर मेरा ये सवाल रहेगा कि जो स्टूडेंट्स अकेला फील कर रहे हैं उनकी ये रिलीफ ऐप कैसे हेल्प करेगा, और अगर हेल्प करेगा तो ये कॉन्फिडेंशियल है या नहीं? ये पूरी तरह कॉन्फिडेंशियल है। देखिए 18 से 30 साल के लड़कों के लिए क्या है, हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वे इसके बारे में जानें, और जब भी उन्हें तकलीफ महसूस हो तो वे टेस्ट को खुद करें। 15 से 20 मिनट लगते हैं और उसके बाद उन्हें एक पीडीएफ में 5-6 पन्ने में उनको डिटेल रिपोर्ट मिलती, जिसमें उसके 2 भाग हैं। पहले भाग में ये रहता है कि हर टेस्ट का रिजल्ट क्या है, उसके स्कोर उसमें बताए जाते हैं कि आपका जो इंफॉर्मेशन आपने दी है उसे एनालाइज करने के बाद क्या निष्कर्ष आया है, आप में क्या क्या कमियां हैं, क्या सिम्टम्स दिखते हैं। फिर इसके एनालिसिस के बाद ये बताया गया कि इन परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए। तो उसमें लिख के आता है कि भाई आपको काउंसलर से मिलना चाहिए, अच्छा, या आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, या अपने जीवन शैली पर में सुधार करना चाहिए। अब जीवन शैली में सुधार का जो विषय है उसकी सारी व्यवस्था हमने वेबसाइट में बताई है कि क्या करना चाहिए, क्या कि आप रिलैक्सेशन कैसे सीखें, योगा एक्सरसाइज कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, डेली न्यूट्रिशन कैसे बदलें, फिजिकल एक्सरसाइज कैसे करें, ये सारी बातें वहाँ बताई गई है। और ये भी इनकरेज करते हैं कि आप अपने आप सीखें, यानी आपको मेंटल हेल्थ एजुकेशन भी मिलना चाहिए। आपकी जानकारी जब तक नहीं बढ़ेगी उस विषय के लिए वापस आप वेबसाइट पे आते हैं तो मेंटल हेल्थ एजुकेशन की जितनी जानकारियां दी जानी चाहिए वे सब उसमें दी गई हैं। आप किसी भी विषय पे जाएं, आप डिप्रेशन पे जाएं, क्लिक करें तो आपको पीडीएफ मिलेगा। हमारी आने वाले समय में ये प्लानिंग है कि सब में एक ऑडियो विजुअल डिस्कशन या ऐसे वीडियोस रहें जिससे उनकी ट्रेनिंग हो सके, या कभी फ्यूचर में हम उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चैट बॉक्स भी लगा सकते हैं, चैट जिससे आपके जो प्रश्न हो आप लिखें तो आपको उसका उत्तर मिल जाए, वो इंस्टेंट होगा जी। और ये अभी ये टेक्स्ट फॉर्म में आप पढ़ सकते हैं। हाँ। जी। तो मेंटल हेल्थ एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, ये सभी उन बच्चों के लिए है जिनको ना तो काउंसलर के पास जाने की ज़रूरत है ना ही डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत। कुल मिला के ये ऐप हर छात्र के लिए कुछ न कुछ देता है, इसलिए इसकी जो उपयोगिता है वो मैं समझता हूँ काफ़ी अधिक है। सर ये जो ऐप है, रिलीफ ऐप, ये क्या सिर्फ गंभीर बीमारियों के लिए बना हुआ है? जी नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि ये हर छात्र की समस्या या हमें ये भी जानना जरूरी है कि हमें समस्या नहीं है या होने वाली नहीं है। मगर जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि मानसिक स्वास्थ्य सभी के लिए आवश्यक है। मान लीजिए किसी को ना स्ट्रेस है, ना डिप्रेशन है या कुछ है, वो नॉर्मल है। मगर नॉर्मल क्या होता है, उसे भी कुछ ना कुछ तकलीफ रहती है, और अगर नहीं रहती तो जिस तरह आप एक्सरसाइज करके अपने शरीर को चुस्त रखते हैं उसी तरह मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। और वो क्या करना चाहिए ये बातें बताई गई। तो ये ऐप सिर्फ ये इसलिए नहीं है कि कुछ लोगों को तनाव होता है, ये लोग छात्रों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए कि उनका मानसिक कल्याण कैसे होगा, ये उसकी तरफ ज्यादा सहायता करता
सर जो रिलीफ ऐप है ये अभी तो ऑनलाइन मदद कर रहा है लोगों जी की जी। फोन के थ्रू, ऑफलाइन भी ये करेगा मदद? नहीं, मैं ये समझता हूँ कि जब हम ऑफलाइन की बात करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स की बातें शुरू हो जाती। आपके पास बिल्डिंग होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, आपका साइकियाट्रिस्ट होना चाहिए, आपके काउंसलर होना चाहिए। वो तो कंसेप्ट ही अलग है जिसमें काफ़ी जो मुश्किल है, हमारे यहाँ इतने ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, हम्म। इतने लोग उसके एक्सपर्ट हमें नहीं अवेलेबल हैं। बहुत कम, करीब 10,000 15,000 साइकियाट्रिस्ट हैं हम लोग पूरे देश में। उसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो और कम हैं। इसलिए ये संभव नहीं है कि हम कह सकते हैं कि ऑन ऑफलाइन फैसिलिटीज़ होना चाहिए, मगर ऑनलाइन होने से जैसे कि टेली कंसल्टेशन आप कहीं भी बैठे हों आप कर सकते हैं। आप जैसे कि ये टेस्ट है, आपकी स्क्रीनिंग अच्छी तरह हो सकती है। तो ऑफलाइन जितनी भी बातें होती हैं वे सब ऑनलाइन संभव हैं। हम्म। इसलिए अब आने वाले समय में, और जब हम ये चाहते हैं कि कम पैसे में अधिक से अधिक सुविधा बनाई जाए, कम कम पैसे में अधिक अधिक सुविधा लोगों तक पहुँचे, तब नए नए तरीकों, नई टेक्नोलॉजी का सहारा लेना आवश्यक हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी सपोर्ट है। इनफैक्ट दिस हैज रिवोल्यूशनाइज्ड द होल ट्रीटमेंट एंड अप्रोच। तो हम इस बात को नहीं मानते कि सब कुछ ऑफलाइन होना चाहिए। ठीक है, अभी स्कूल में एक काउंसलर हैं, दो हो हम्म। जाएं, मतलब कोई सामने आके बात करना चाहे, ये तो बच्चों की चॉइस है कि वो ऑनलाइन बात करेंगे या ऑफलाइन करेंगे। तो वो सुविधा भी लिमिटेड उसमें हो तो अच्छा है। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि टीचर्स और एकेडमिक फैकल्टी को एक कॉन्फिडेंस रहता है कि कोई समस्या हुई तो यहाँ पर कोई है। या मान लीजिए कोई बच्चा बहुत इमीडिएटली सुइसाइडल हो गया, हम्म। तो शायद ऑनलाइन हेल्प उतना प्रभाव ना डाले हम्म। जितना ऑफलाइन डाले। तो अगर वो काउंसलर अवेलेबल है तो वो तुरंत बातचीत करना शुरू कर सकती है और इलाज हो सकता है। तो ऑनलाइन के मेरिट्स अलग हैं हम्म। और ऑफलाइन के मेरिट्स अलग हैं। हमें किसी न किसी तरह से ये कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा। सर आपने कहा कि ये जो ऐप है वो छात्रों के लिए बना है, तो मैं जानना चाहूंगी क्या उनके पेरेंट्स भी इसे यूज कर सकते हैं? वो उसकी तरफ हम अभी नहीं गए, क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ स्टूडेंट्स रहे। हम्म। मगर फ्यूचर में ये संभावना है, कुछ टेस्ट हैं जिनका साइंटिफिक ट्रायल चल रहा है। उसमें दो तरह की बातें हैं। एक, जो 30 साल से 65 साल तक के लोग हैं वो ये जान सकें क्या उनमें किसी भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्या के लक्षण हैं या नहीं। एक दूसरा बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये है कि बगैर पेरेंट्स के ओपिनियन के आप कैसे ये कह सकते हैं हम्म। कि हमारे बच्चे को क्या हुआ है। और उसी के साथ साथ एक ग्रुप का ये भी कहना है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर आप क्यों नहीं बता सकते कि उसे क्या हो, क्योंकि मेरा बालक तो बोलता ही नहीं है, हम्म। वो बात ही नहीं करता, वो टेस्ट करेगा ही नहीं, हम्म। वो ऑनलाइन जाएगा ही नहीं, उसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। उसके लिए जो टेस्ट है वो बनाया गया है, उसके भी ट्रायल चल रहे हैं कि हाउ कैन वी कंक्लूड द डिफिकल्टी बेस्ड अपॉन पेरेंट्स डिस्क्रिप्शन। मगर वो आने वाले समय की बात है। अभी जो सामने है हम ये जानना हमारे लिए आवश्यक है कि लोग उसे देखकर क्या फील करते हैं। ये हमारी समझ में अच्छा है, मगर लोगों की समझ में क्या है ये आने वाला समय बताएगा। जब हमें ये फीडबैक मिल जाएगा, अभी जितनी फीडबैक हमें मिली, करीब 2000 बच्चों का टेस्ट हुआ है, वो मेरे ख्याल में वो सफिशिएंट नहीं है, और ज़्यादा टेस्ट होने की आवश्यकता है। तब हम ये कह सकेंगे कि इस विषय में इस रास्ते से जाना बिल्कुल कारगर है। सर आपने बताया कि जैसे 2000 बच्चों का टेस्ट हो चुका है, तो मैं ये जानना चाहूंगी इस टेस्ट के बाद क्या बदलाव आया है? ये देखिए, बदलाव ये आया है कि टीचर्स, जो कम्युनिटी है, अध्यापक गण हैं, उनमें अवेयरनेस बढ़ा है। हम्म। जिन यूनिवर्सिटीज़ में ट्रायल हुए हैं हम्म। वहाँ उनका इन्वॉल्वमेंट इस विषय में बढ़ा है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने, देखिए हम जब यूनिवर्सिटी को देते हैं तो एक शर्त रखते हैं। हम्म। शर्त ये रखते हैं कि जब आप टेस्ट करेंगे
और अगर छात्र ने ये कहा है कि उसका रिजल्ट टीचर देख सकता है, और अगर आपको ये मालूम पड़ता है कि इसका रिस्क अधिक है या इसे समस्या है, तो उसका इलाज कराना आपका कर्तव्य है। और अगर आप इलाज नहीं करा सकते तो आप हमें बताइए, हम आपको बताएंगे वो किस तरह हो सकता है। So, it is incumbent on the institution to provide care to boys and girls who have higher risk, provided they consent that their result can be disclosed. अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि 18 से 30 साल तक बच्चे एडल्ट हैं और हम कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल है, तो उसका मतलब जो डेटा है उसे टीचर्स नहीं देख सकते, यूनिवर्सिटी नहीं देख सकते। उन्हें ये करने, जो हमारा कंसेंट है उसमें एक स्पेशल कॉलम है कि वो उनका रिजल्ट क्या उनके अध्यापकों को बताया जाए या ना बताया जाए। अब जो यूनिवर्सिटी डेटा देखना चाहती है उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट, उन्हें एक अलग से पासवर्ड दिया जाता है, सर्वर पे एक विंडो दी जाती है जहां उनके इंस्टीट्यूशन का डेटा कलेक्ट होता है। मान लीजिए 1000 बच्चों में 500 ने कहा हाँ आप देख सकते हैं, तो एटलीस्ट उन 500 का डेटा टीचर्स के पास अवेलेबल रहता है, और उनमें से जो हाई रिस्क हों उन्हें काउंसलिंग के लिए भेजना चाहिए, जिन्हें साइकेट्रिस्ट को दिखाने की आवश्यकता है उन्हें दिखाना उस यूनिवर्सिटी का कर्तव्य है। डेटा इतना कॉन्फिडेंशियल है कि उसे हम भी नहीं देखेंगे, क्योंकि हमें उसमें देखने के, किसी भी बच्चे ने टेस्ट किया, उसको रिपोर्ट मिली, फिर वो आगे जाके हम इनकरेज करते हैं कि आप घर जाइए, अपने पेरेंट्स से बातचीत कीजिए और फिर निर्णय लीजिए क्या करना है। अगर कोई छात्र 16 से 18 की उम्र में है तो उसके लिए वहाँ लिखा हुआ है कि आप तभी कर पाएंगे जब आपके पेरेंट्स आपके साथ बैठे होंगे और वो कंसेंट देंगे, क्योंकि वो नाबालिग है, वो लीगली एडल्ट नहीं है। अब हमारे यहाँ कंसेंट एक बहुत बड़ी समस्या है। कोई लीगली कंसेंट का मतलब ये नहीं है कि वो मॉरल कंसेंट भी है, सोशल कंसेंट भी है, क्योंकि पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा रहता है। हर पेरेंट में कोई ये एक्सेप्ट नहीं करता कि आपने टेस्ट किया और डॉक्टर के पास चले गए, हमें बताया नहीं। तो ये पेरेंट्स के लिए बड़े दुख का विषय होता है। दे बिकम शॉक्ड कि ये कैसे हो गया। तो ये भी समझाया गया उसमें कि क्यों। तो हम जब बताते हैं व्हाट नेक्स्ट, उसमें ये लिखते हैं द फर्स्ट इंटरवेंशन कैन बी प्रोवाइडेड ओनली फ्रॉम फैमिली, गो होम एंड टॉक अबाउट इट। मगर हम किसी बच्चे को ये कंपेल नहीं कर सकते कि वो जाके जरूर ये अपने माता पिता से पूछे, क्योंकि अगर ये बताया जाएगा कि ये रिजल्ट आपके माता पिता को दिया जाएगा तो कोई भी ऑनेस्टली कोई इंफॉर्मेशन देगा नहीं। अभी जो कुछ हमने रिजल्ट पाया है उसमें करीब 3 से 4% लोग, बच्चों ने ये कहा है कि हाँ हमें अल्कोहल की आदत है या हमें ड्रग्स की आदत है। हमारे लिए कठिन काम है कि बताया जाए कि ना बताया जाए, लीगल स्टेटस क्या है, सोशल स्टेटस क्या है। तो उसका रास्ता हमने अभी तक तो यही निकाला है कि हम बच्चे को इनकरेज करें कि आप ये रिपोर्ट लें और जाके घर पे इसके बारे में बात करें। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी मेंटल हेल्थ को लेके, कैसे स्टूडेंट्स उन प्रॉब्लम से डील करें, कैसे अपनी बीमारी को रिकग्नाइज करें, और जो आपने बनाया है रिलीफ ऐप वो कैसे उन चीज़ों को सॉल्व करेगा, मेंटल इश्यूज़ को। सर बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकारी प्राप्त करके। धन्यवाद।